नमस्कार साथियों, मैं नरेश शर्मा डिसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला यहाँ चली आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो देखें आप आज का पेपर सेशन नंबर 6। इस तरह का आपको एक गद्यांश परीक्षा में मिलता है। An unseen passage is given in the question paper that is followed by 5 questions at all। यानी कि इसके बाद में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनमें एक ईडीएम का क्वेश्चन होता है, एक वहां कंजंक्शन का होता है, एक क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है, एक आपके मॉडल का होता है और एक क्वेश्चन आपका फैलेसी का यहां से डिजाइन करते हैं। पैसेज आपको पढ़ना है और पैसेज के बाद में आपका पैसेज यहां ये खत्म होता है। पैसेज से हमने इस क्वेश्चन को निकाला है, वॉट शुड बी द, ये यहां कुछ गलत लिखा गया है। वॉट शुड बी द सुटेबल टाइटल ऑफ द गिवन पैसेज। गद्यांश जो यहां दिया गया उसको पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको जवाब लेने हैं। तो गद्यांश जब आप पढ़ के लाओगे तो आपका आंसर ये है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। यह आपका जवाब है। अगला क्वेश्चन छात्रों ये है कि ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कीप खाली जगह द रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली। यह आपका छात्रों फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आ गया। तो कीप के साथ में जब आप अप लगाते हैं तो अर्थ बनता है कीप अप का मेंटेन, यानी कि बनाए रखना। तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, टू कीप अप द रेपुटेशन ऑफ हिज फैमिली, मतलब अपने परिवार की रेपुटेशन बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इफ यू हैड लॉक्ड द बाइसिकल, यानी कि ये क्वेश्चन आपका छात्रों कंजंक्शन में से है। कंजंक्शन में हमारे इफ होता है, अनलेस होता है, प्रोवाइडेड दैट, ये तीन होते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस डिजाइन करते हैं। इनसे शर्त का वाक्य बनता है। शर्त के वाक्य के लिए इनके साथ में कुछ नियम जुड़े हैं और वो नियम छात्रों ये हैं कि इफ और अनलेस का प्रयोग वाक्यों के बीच में अथवा प्रारंभ में किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट हमेशा केवल बीच में ही आता है। अनलेस के तुरंत बाद की वर्ब कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है। हालांकि यूज होने वाला दूसरा वाक्य या तो नेगेटिव होता है या फिर उसका भाव नकारात्मक होता है। शर्तें छात्रों हमारी चार तरह की होती हैं। एक होता है ओपन कंडीशन, एक होता है प्रोबेबल, एक होता है इम्प्रोबेबल, नहीं तो रिजेक्टेड, नहीं तो अनरियल, और चौथी कंडीशन का नाम छात्र होता है इमेजिनरी। फॉर्मूला आपको देखना होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में जो टेंस दे रखा है उसको देख के मेन क्लॉज में आपको टेंस लगाना है। तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? क्लॉज बनाने की कंडीशन होती है शर्त, कम से कम एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इससे ज्यादा फिर चाहे कितना भी हो, लेकिन लीस्ट कंडीशन क्या है? एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट, एक क्या है? वर्ब है। अगर इस डिपेंडेंट क्लोज में हेड के साथ में थर्ड वर्ब दी गई होती है तो मेन क्लोज को आप चाहे बाद में लिखें चाहे आप उसको पहले लिखें, उसमें वुड के साथ में हैव और के साथ में क्या आता है? थर्ड वर्ब। इसका मतलब ये तो आपके हो गए इनकरेक्ट। सही जवाब आपका ये है। तो इस सवाल को पढ़े, इफ यू हैड लॉक्ड द बाइसिकल इट वुडंट हैव बीन स्टोलन। यदि तुमने बाइसिकल को लॉक कर दिया होता तो यह चोरी नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखें, मैरी इंजॉयज, यहां आपको वर्ब लेनी है। तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो अपने साथ में जेरन लेते हैं, यानी कि फर्स्ट वर्ब जो होती है वो आईएनजी लेकर के आती है और नाउन का काम करती है। पहली वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए और उसको नाउन के स्थान पर बिठा दिया जाए, यानी कि मेन वर्ब के बाद में अगर वो वॉट का जवाब हो जाए तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? जेरंड। अंग्रेजी में छात्रों उसको बोलते हैं हम वर्बल नाउन, क्रिया से बनने वाली संज्ञा।
तो जब भी आपको लव लिखा मिले, हेट लिखा मिले, इंजॉय लिखा मिले, रिमेंबर लिखा मिल जाए, या फिर फॉरगेट लिखा मिल जाए, नो यूज, सम यूज, मच यूज, एनी यूज लिखा मिले, तो के साथ में आप जेरन लगाते हैं, तो जेरन आपका क्या है? प्लेइंग। अगला क्वेश्चन छात्रों आपका ये है, देयर खाली जगह, टू बी अ हाउस देयर, यहां एक घर हुआ करता था। पास्ट हैबिट बताने के लिए आप वुड का और यूज टू दोनों का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट हैबिट का मतलब ऐसी कोई पुरानी आदत जो वर्तमान में एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। कोई पास्ट हैबिट, कोई पुरानी आदत जो वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं होती, उसको बोलते पास्ट हैबिट, पुरानी आदत। और पुरानी आदत बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शुड का और यूज टू का। अब आगे लिखा हुआ है टू बी, अब टू लिखा हुआ है तो टू शुड तो लेता नहीं है, मस्ट तो लेता नहीं है, वुड तो लेता नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है? यूज्ड। और इंपॉर्टेंट बात इस बारे में छात्रों ये भी है कि पास्ट हैबिट बताने के लिए वुड और यूज्ड टू दोनों का बराबर इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर परीक्षा में दोनों विकल्प एक साथ मौजूद हों तो प्राथमिकता हम किसको देते हैं? यूज टू को। लेकिन यहां तो पहले से ही टू लिखा हुआ है तो हमें यूज्ड लेना ही है पास्ट हैबिट के लिए, क्योंकि ये जो तीन मॉडल है ये अपने साथ में टू नहीं लेते हैं, सीधा वर्ब का पहला फॉर्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक पोयम का आ गया है। पोयम आपको दी जाएगी और यहां से भी संभवतया आपके कितने क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं? 5। तो यहां आपका क्वेश्चन है, रस्ट ब्राउन ब्लेजर्स रूल, द गिवन फ्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो, रस्ट में यहां रे दिया गया है, ब्राउन में यहां रे दिया गया है, ब्लेजर्स में आपको रे यहां दिया गया है, रूल में आपको रे यहां दिया गया है। तो नियम छात्रों इसका यह है कि एक अलंकार आपका होता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन। अब अलिट्रेशन आपका क्या है? इसके अन्य दो नाम भी होते हैं, एक आपका हेड राइम होता है और एक आपका होता है इनिशियल राइम। हेड राइम कहो चाहे आप इनिशियल राइम कहो, ये तीनों क्या है? इसी के नाम है। व्यंजन की ध्वनि की, द रेपिटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, जब किसी शब्द के प्रारंभ में व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो जाए तो उसको छात्रों अलिट्रेशन नहीं तो हेड राइम नहीं तो इनिशियल राइम बोलते हैं। तीनों में से कोई भी आए, एक ऑप्शन वही आपका जवाब है। अब जो अलिट्रेशन होता है इसके वेरिएंट और होते हैं दो इसके प्रकार और भी होते हैं छात्रों। एक का नाम होता है कॉन्सोनेंस, एक का नाम होता है कॉन्सोनेंस और एक का नाम होता है सिमेट्रिकल अलिट्रेशन। एक आपका होता है सिमेट्रिकल अलिट्रेशन। शब्द के प्रारंभ में अगर व्यंजन की ध्वनि की पुनरावृत्ति हो जाए तो उसको हम छात्रों बोलते हैं अलिट्रेशन, नहीं तो हेड राइम नहीं तो इनिशियल राइम। अगर इनिशियल पॉइंट को छोड़ करके किसी भी बिंदु पर अगर पुनरावृत्ति हो जाए तो उसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंस। जैसे ब्राउन शब्द लिखा तो प्रारंभ में ना आकर के किसी दूसरे पॉइंट पर आया, ब्लेजर में शुरू में ना आकर किसी दूसरे पॉइंट पर आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो स्थिति होती है इसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। लेकिन सिमेट्रिकल अलिट्रेशन ये रहता है, जैसे हिंदी में हम शब्द लिखते हैं लाडला, जहां से आप शुरू करेंगे वहीं आप क्या करते हैं? समाप्त। और बीच में जो आएंगे वो भी कॉमन, इसका मतलब पीछे से अगर उल्टा पढ़ के लाते हैं तो भी यही पढ़ा जाता है लाडला, यहां से पढ़ेंगे तो भी इसको पढ़ने में यही आएगा। इसको अगर हम शब्द में देखते हैं तो इसको पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। जैसे हम कोई तारीख लिख दें 02/02/2020, अब इसको उल्टा पढ़ के लाओ आप 02/02/2020। अगर शब्दों में ये स्कीम देखने को मिले तो वो पैलिंड्रोम्स होता है। अगर साहित्य में आपको देखने को मिलता है तो आप इसको बोलते हैं क्या? कायस्मस। एक अलंकार का नाम है, जहां से आप शुरू करते हैं वहीं आप समाप्त करते हैं।
अगर ये ऐसे फ्रेजेज में देखने को मिल जाए तो यहाँ अलंकार कौन सा भी बनता है। मतलब इसको याद करने के लिए, सिमेट्रिकल एलिट्रेशन को याद करने के लिए आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं किसके साथ, कायस्मस के साथ में। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि इसमें रे की ध्वनि और आखिर में भी क्या है, रे की ध्वनि है। बीच में ब्राउन में बे की ध्वनि और ब्लेजर्स में भी क्या है, बे। रे की ध्वनि आई, बे की ध्वनि आ गई, बे की ध्वनि आ गई, फिर रे की आ गई। वापस पढ़ के लाओ तो भी यही होगा, रे बे बे और रे, रब और बर। वहां से पढ़ो तो भी यही आता है। इसको हम बोलते हैं छात्रों सिमेट्रिकल अलिट्रेशन, यानी कि अलिट्रेशन का ही एक वेरिएंट है। जवाब आपका क्या है, सी है। कॉन्सोनेंस तो ये है नहीं, अलिट्रेशन ये है नहीं, एसोनेंस ये है नहीं। अगला क्वेश्चन है, द वेव्स ब्रोक ऑन द शोर विद अ नॉइज लाइक थंडर। जब भी आपको वाक्य में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए होते हैं और एज या लाइक दिया गया होता है तो उसको हम छात्रों पढ़ते हैं सिमली। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राइड गोज फोर्थ ऑन हॉर्स बैक। प्राइड जो शब्द होता है ये नेगेटिव सेंस में आता है, प्राउड जो होता है वो पॉजिटिव में आता है। वो गर्व होता है, ये घमंड है। घमंड घोड़े पर बैठ करके जाता है, ग्रांड एंड गे, बड़ी शान से और बड़ी खुशी के साथ, बट कम्स बैक ऑन फुट। लेकिन जब वापस आता है तो हमेशा पैरों से चल के आता है, बैक सिट्स वे, और वापस आने के लिए रास्ता तक मांगता है, बोले रास्ता भी नहीं मिलता है। प्राइड क्या है यहां पर, प्राइड होता है छात्रों पर्सोनिफिकेशन। जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर हम कहें जब भी कोई निर्जीव वस्तु या फिर एब्स्ट्रैक्शन ऐसे ट्रीट करते हैं कि मानो वो ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, रिचर्ड वॉज द लायन इन द फाइट व्हेन ए डायरेक्ट फॉर्म इज गिवन। जब सीधा सीधा स्वरूप हम किसी को देते हैं तो उसको हम छात्रों बोलते हैं मेटाफर। तो जवाब क्या है आपका, मेटाफर। अगला क्वेश्चन आप देखें, द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट स्टेंजा इज। अब ये बात भी आपको देखनी है कि स्टेंजा में कितनी लाइन हो सकती है। अगर किसी स्टेंजा में केवल दो ही लाइन है तो उसको छात्रों हम कपलेट बोलते हैं। अगर किसी छंद में यानी स्टेंजा में पंक्तियां कितनी हैं, तीन, या फिर हम ये कहें कि तीन पंक्तियां एक साथ बंच में रखी हुई हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, टरसेट। उसको हम बोलते हैं टरसेट, नहीं तो इसको बोलते हैं टर्जा राइमा। ये दो नाम है इसके। अगर आपको छंद चार चार लाइन के मिलते हैं, यानी कि चार पंक्तियां एक साथ बंच में रखी हुई मिल जाए, तो उसको छात्रों आप बोलते हैं क्वाट्रेन। अगर आपको पांच पंक्तियां समूह में लिखी मिले तो उसको आप बोलते हैं लिमेरिक। अगर आपको छह पंक्तियां एक साथ लिखी मिले तो उसको आप बोलते हैं छात्रों सेस्टेट। अगर आपको पंक्तियां मिल जाती हैं कितनी, सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो इसको आप बोलते हैं राइम रोयल। और अगर आपको पंक्तियां कितनी मिलती हैं, पांच छह सात आठ, इसको आप बोलते हैं ओटावा राइमा। इसको आप बोलते हैं ओटावा राइमा। तो यहां से ये चीज अंडरस्टूड है कि चार की अगर राइम स्कीम दे रखी है, चार तुकबंदियां आपको दे रखी है, इसका मतलब वो चार पंक्तियों के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। चार पंक्तियों के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि वो क्वार्टेन का पूछ रहे हैं जो लास्ट में है। चलिए पोएम पे चलते हो, लास्ट स्टेंजा की राइम स्कीम निकाल के लाते हैं। ये आपकी पोएम है, इसकी लास्ट जो लाइंस हैं छात्रों वो ये हैं। राइम स्कीम निकालने के लिए पंक्ति का जो आखिरी शब्द होता है उसका उच्चारण करके सुनते हैं, और उच्चारण चाहे जो भी आए उसको हम ए मानते हैं। तो ये आपका ए है। सेकंड लाइन में उच्चारण क्या आया, बी, जो नो ओ की ध्वनि से बिल्कुल क्या है अलग, तो बोले ये क्या है, बी। फिर अगली लाइन में आपका आया ओ, और जो बिल्कुल कैसा है जैसे नो, तो क्या बना, ए।
बी का उच्चारण ऐसा है जैसे मी, तो क्या बना, ए बी और ए बी। तो इस जवाब को वहां ले चलते हैं, ए बी और ए बी। तो करेक्ट आंसर आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखें। द डिसाइसिव मोमेंट फॉर द प्रोटैगनिस्ट, नायक के लिए निर्णय की घड़ी, एंड हिज कमिटमेंट टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, और किसी कार्य को करने के लिए वो जो वादा कर लेता है कहानी में, उसको छात्रों हम बोलते हैं क्राइसिस। उसको हम क्राइसिस बोलते हैं, कहानी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए लिटरेरी डिवाइस इन विच vowel sounds are repeated within phrases or sentences that are close to each other is, एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जिसके अंदर स्वर की जो ध्वनियां होती हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है विद इन फ्रेजेज, या तो शब्द समूहों में या फिर क्या वाक्यों में, तो उसको हम छात्रों बोलते हैं एसोनेंस। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन होल जम्प्स टू ए पार्ट। तो देखो ये फैलेसी का आपका क्वेश्चन आया है। अब फैलेसी का क्वेश्चन आपको कैसे निकालना है, देखो, द फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, जब हम किसी एक या दो बिंदुओं पे सर्वे करें और उसको पूरी जाति के ऊपर हम क्या कर दें, थोप दें, उसको अप्लाई कर दें, तो वो हेस्टी जनरलाइजेशन होता है। यहां लिखा हुआ है इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ये आपका होल है, होल जम्प्स टू ए पार्ट। जब होल कहा जाता है पार्ट पे, तो इसको छात्रों हम बोलते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। अगला क्वेश्चन आपका आता है ये, ए लिरिक पोइट्री, इसका मतलब लायर के संग गाई जाने वाली कविता, संग ओवर द डेथ ऑफ अ पर्सन, एक ऐसी लिरिक पोइट्री जिसको किसी मृत की याद में गाया जाता है या किसी की मृत्यु पर गाया जाता है बाय ए सिंगल परफॉर्मर। अब यहां पर आपका गाने वाला व्यक्ति एक ही होता है, रादर देन बाय ए कोरस, समूह के बजाय। तो समूह नहीं होता है, केवल एक ही व्यक्ति होता है, उसको हम छात्र बोलते हैं मोनोडी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, इन अ सोनेट ईच लाइन कंटेन्स, यानी कि सोनेट में प्रत्येक जो पंक्ति होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है छात्रों, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और पेंटामीटर का मतलब कितने सिलेबल होते हैं, स्वर की कितनी ध्वनियां होती हैं, 10। अब स्वर की जो 10 ध्वनियां होती हैं, तो जवाब 14 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, 8 तो नहीं है, जवाब क्या है, 10 सिलेबल्स। तो सोनेट की प्रत्येक जो पंक्ति होती है उसमें कितने सिलेबल होते हैं, 10। अगला क्वेश्चन आपका है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट वाउअल साउंड, निम्न में से कौन सा है जिसमें स्वर की ध्वनि भिन्न है। अब इसको हम छात्रों लिखते हैं ऐसे, प्रे, इसका मतलब ए डिप्थोंग आया, स्ट्रेन, स्ट्रेन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, बोले ए डिप्थोंग। मेट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि ए डिप्थोंग, लेकिन इसको हम लिखते हैं बेया। तो डिफरेंट साउंड आपका कहां पर है, इसमें है, जवाब आपका ये है। भाई नियम आपका ये है, जब भी शब्द के अंत में ए वाई दिया गया हो, अथवा ए आई व्यंजन दिया गया हो, अथवा ए व्यंजन ई दिया गया हो, और व्यंजन के रूप में आर नहीं होना चाहिए, तो फिर ध्वनि सदैव ए डिप्थोंग आती है। अगर व्यंजन के रूप में आर होता है तो ध्वनि एया हो जाती है। अगला क्वेश्चन छात्रों आपका है, हाउ मेनी लेबियोडेंटल्स आर देयर इन इंग्लिश कॉन्सोनेंट साउंड्स, अंग्रेजी में जो व्यंजन की ध्वनियां होती हैं आपकी 24, उन 24 साउंड्स में से लेबियो, लेबियो लब यानी कि होठ, और डेंटल यानी कि दांत, यानी कि दंत प्लस ओष्ठ, तो क्या बना, दंतोष्ठ। अब इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनमें दंतोष्ठ ध्वनियां कितनी हैं, तो 2 होती हैं, फे वे, फे वे। तो जवाब क्या देंगे, अगला क्वेश्चन छात्रों आपका ये है, विमेन आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड साउंड। अब इसका आपको निकालना है, देखो, या तो ये विकल्प आए, या तो ये आए, या तो बड़ा हुआ आ जाए, या तो फिर ये लिखा आ जाए। तो जब भी आप लिखते हैं WOMEN तो उच्चारण होता है विमेन,
और WOMAN लिखते हैं तो उच्चारण होता है वुमन, मन, आधा है। तो यहां ओ के लिए ध्वनि क्या आती है? छोटा ई। इसलिए आपको क्या है, ट्रांसक्रिप्शन सीखना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपका आया एम्प्लॉयमेंट। तो ई के एवज में आपको साउंड दिखाना है। ये एम्प्लॉयमेंट होता है, ये एम्प्लॉयमेंट होता है, ये एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है। तो सही जवाब क्या है? छोटा ई। यानी कि उच्चारण इसका होता है एम्प्लॉयमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका ये। तो इसके एवज में ये लिखेंगे या इसके एवज में ये हाई पिच का ए, मतलब ये। तो इसको विसर्ग नहीं कहेंगे, हाई पिच के लिए दो बिंदी अपने लगाते हैं। ये आपका होता है आ। एक आपका हम इसमें लिख रहे हैं ये ओ, और एक हम इसमें लिख रहे हैं तो DWARF। इसका उच्चारण छात्रों होता है ड्वार्फ। करेक्ट आंसर इज दिस। बोले आ की आवाज नहीं आती है, ओ की साउंड आती है। ये मेथड के 10 क्वेश्चन है, और जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करोगे, उतना आपको माइंड में कॉन्सेप्ट को लेकर के स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि आपकी मेंटल फंक्शनिंग बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद में निष्कर्ष निकाल के जवाब देना है। लैंग्वेज लर्नर्स, भाषा के अधिगम करता, लर्न टू डू बाई डूइंग। भाषा के अधिगम करता करके सीखते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति बोलने की ट्रेनिंग ले रहा है तो उससे बुलवाया ही जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी है तो उसको क्या है, ड्राइव ही करवाया जाएगा। तो वही तो करके सीखना हुआ। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाई डूइंग। भाषा के अधिगम करता करके सीखते हैं। विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। इस चीज को निम्न में से कौन सी ऐसी गतिविधि है जो जो सहायता देती है? अपॉर्चुनिटीज। 2 नंबर से देखें, एनकरेज द यूज ऑफ देयर मदर टंग। बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि आप मातृभाषा में बोलें, बोले हिंदी में बोलें। टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। जो टेक्स्ट बच्चे को दिया गया है, जो चैप्टर बच्चे को दिया गया है, उसको अच्छे ढंग से उसका अर्थ समझने के लिए बच्चे का आप प्रोत्साहन बढ़ाएंगे कि वो मातृभाषा में उसको प्रोत्साहित करेंगे। ये कहेंगे कि मातृभाषा का ही ध्यान रखो। तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ, ये आपका रहा इनकरेक्ट। भाई जब आप सीख क्या रहे हैं, अंग्रेजी भाषा की बात चल रही है, तो मदर टंग तो आउट हो गया। अगला रहा गो फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट। यानी कि ये तो रहा मूर्त और ये रहा अमूर्त। बच्चे को आप प्रमोट करेंगे कि मूर्त से अमूर्त पढ़ें। मूर्त से अमूर्त का मतलब किताबें पढ़े फिर इमेजिन करें नहीं। तो इमेजिन करने से बोलना नहीं आएगा। द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल्स एंड लर्नर्स कॉपी। शिक्षक क्या करता है, मॉडल जो प्रतिमान होते हैं, कोई मॉडल सेंटेंस लिखता है और बोलता है और उसको बच्चे कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी कर रहे हैं तो इसका मतलब राइटिंग स्किल पे जोर है। ये बच्चों के लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब कम्युनिकेशन पे जोर नहीं है। अब पहला विकल्प देखें आप, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विद हैबिट फॉर्मेशन। बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा अवसर देंगे बोलने के, जिससे उनमें आदत का निर्माण हो। ए स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम आइडियली। देखिए आप लोग, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया कि आइडियल शब्द लिखा आ गया, मेन शब्द लिखा आ गया, चीफ शब्द लिखा आ गया, या फिर आपका बेस्ट वर्ड लिखा आया, या मोस्ट लिखा आ गया। ये अगर शब्द लिखे आते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हैं, लेकिन उनमें से आपको जो बेस्ट है, जो सबसे ज्यादा आइडियल है, उसको ही आपको पकड़ना है। एक परीक्षा में छात्रों आपके नॉट ट्रू, ये भी बड़ा लिखा आता है।
लेकिन अपने क्या है, पेपर देने जाते हैं तो वहां राजा हरिश्चंद्र के ऐसे पड़ोसी बन जाते हैं कि हमको ये नोट तो दिखता ही नहीं है, हमको केवल वहां ट्रुथ दिखाई देता है कि ये तो सत्य पूछ रहा है। और फिर जो ही आप एग्जाम दे के आते हो तो स्कूल के गेट तक आते आते ही लड़कियों का वही एक पेट डायलॉग, ओह शिट, लड़कों का एक फिक्स, ओ तेरी। तो बाद में ये रिपेंट करने से कोई लाभ होगा नहीं, बाद में जो गिल्टी फील करोगे उससे कुछ नहीं होगा। दैट इज वाई रीड और गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड द गिवन ऑल्टरनेटिव्स वेरी माइन्यूटली, बड़ा बारीकी से आप लोग पढ़ें, ध्यान से उसका निष्कर्ष निकालें, एंड आफ्टर दैट आंसर द क्वेश्चन। ए स्पेशल नीड्स लैंग्वेज क्लासरूम, स्पेशल नीड क्लासरूम कौन सा होता है? जो दिव्यांगों के लिए होते हैं। तो उस क्लासरूम में आइडियली तो बताइए, हैज एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प और रेगुलर टीचर्स? तो यस, हाँ, वास्तव में ही जो नियमित शिक्षक होते हैं उनकी मदद करने के लिए, कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए और भी टीचर होते हैं, बात सही है। एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, यस, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए एक्सक्लूसिवली, एक्सट्रीमली, पूर्ण रूप से अटमोस्ट क्वालिटी का फर्निशिंग क्लासरूम आपको रखने होते हैं, और लोकेटेड सेपरेटली, बिल्कुल हाँ। इंटीग्रेट्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, यस, लेकिन इनमें आइडियल आंसर आपका यही है। सही ये चारों हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी इसको देने, क्योंकि वहां लिखा हुआ है मेनली, नहीं तो चीफली, नहीं तो आइडियली, नहीं तो द बेस्ट, नहीं तो मोस्ट। अगला क्वेश्चन देखें आप। फंक्शनल कैपेसिटीज कंस्टिट्यूट दे, कंस्टिट्यूट का मतलब निर्माण करती है, फंक्शनल जो कैपेसिटीज होती हैं निर्माण करती है, निर्मित करती हैं क्या? द एबिलिटी टू गो फॉर हायर स्टडीज? नो। द स्किल्स टू कोप विद एवरीडे चैलेंजेस? यस। गांव में हिंदी में बोलते हैं पढ़ गया लेकिन गुणा नहीं है, इसका मतलब किताबी ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, समाज का ज्ञान नहीं है। फंक्शनल जो कैपेसिटीज, भाई आदमी का जितना दिमाग चलेगा और जितना ज्यादा दिमाग चलेगा, इसका मतलब द स्किल्स टू कोप विद एवरीडे चैलेंजेस, के दिन प्रतिदिन में रोजमर्रा के जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनको वो डील कर सकता है, इस चीज का कौशल विकसित करती हैं कौन? फंक्शनल कैपेसिटीज। डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, सफल होने का दृढ़ निश्चय लेने में मदद करती है? नहीं। एक्सेप्शनल टैलेंट इन एकेडमिक और लिटरेरी एक्टिविटीज? नो। जितने भी बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में उनमें कम या ज्यादा टैलेंट तो आपको मिलेगा ही, एकेडमिक और लिटरेरी एक्टिविटीज, साहित्य की जो गतिविधियां उनमें और शैक्षणिक जो गतिविधियां उनमें टैलेंटेड बच्चे तो मिलेंगे ही। लेकिन फंक्शनल जो कैपेसिटीज, देखो एक बच्चा क्लास में टॉप आता है, मेरिटोरियस है, हर बार 90 प्लस लेकर के आता है, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि वो समाज में व्यवहार भी अच्छे से करेगा? तो समाज में भी वो बिल्कुल ऐसे एकदम मूक बन के रहता है। फंक्शनल कैपेसिटीज का मतलब है कि दिमाग की फंक्शनिंग उसी बच्चे की ज्यादा होगी, या हम ये कहें कि फंक्शनल कैपेसिटीज किसका निर्माण करती हैं? कौशल का निर्माण करती हैं, टू कॉप विद एवरीडे चैलेंजेस, कि बच्चा क्या है दिन प्रतिदिन या डेली रूटीन जो लाइफ होती है उसमें आने वाली चुनौतियों को वो डील कर सकता है। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, ये दो बच्चे हैं और आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, एक दूसरे से पूछते भी हैं और जवाब भी देते हैं। टू कंप्लीट अ वर्कशीट, कोई वर्कशीट इनको प्रोवाइड कराई गई है टीचर के द्वारा, और उसको भरने के लिए एक दूसरे से पूछते भी हैं और सवालों के जवाब भी देते हैं। इसको हम बच्चों बोलते हैं एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। कंट्रोल्ड इंटरव्यू नहीं है ये, क्योंकि इंटरव्यू कौन लेते हैं? सीनियर, पीयर ग्रुप कोई इंटरव्यू नहीं लेता है। रोल प्ले तो ये है ही नहीं, आप जानते हैं। रोल प्ले कहां होता है? जहां कोई परफॉर्मेंस देनी होती है, या तो कोई नाटक परफॉर्म करना है या कोई कल्चरल एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी? नो। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी इज डन बाय द टीचर, ये शिक्षक का काम है। शिक्षक किताबों में से जो बच्चों को इंफॉर्मेशन देता है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी।
लेकिन एक बच्चा अगर सवाल पूछता है और जवाब देता है और आपस में ही वो वर्कशीट पूरी करते हैं तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन छात्रों ये है, द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स व्हाइल प्लेइंग अ ग्रामर गेम, द टीचर शुड। तो विद्यार्थी क्या करते हैं जब व्याकरण का खेल खेलते हैं, जैसे वर्ड गेम खेलते हो आप, जैसे आप स्कूल में अंताक्षरी करते हैं, तो ये ग्रामर गेम चल रहा है और बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं। शिक्षक को करना चाहिए क्या, कॉल असाइड, बुलाना चाहिए द एरिंग स्टूडेंट्स। एरिंग एयर से बना है, एयर से एरर बनता है, तो जो गलती करने वाले छात्र हैं उनको बुलाना चाहिए और उनको गाइड करना चाहिए, नहीं। कॉल असाइड द स्टूडेंट्स इन चार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट एंड टू गाइड द स्टूडेंट। quietly note down the mistakes and hold a remedial class of the erring students, या quietly note down the mistakes and discuss them with the students after the activity। ये करेक्ट है, ये तीनों क्या है आपके इनकरेक्ट है। कोई ग्रामर गेम बच्चे खेल रहे हैं और उसमें उनसे गलतियां बहुत हो रही हैं, शिक्षक क्या करेगा, कॉल असाइड द एरिंग स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस। बच्चे को तुरंत बुलाएगा हाथों हाथ इधर आ और उसको गाइड करेगा, नहीं करेगा, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, काम पूरा होने के बाद बुलाएंगे, बच्चे से डिस्कस करेंगे और उसकी समस्याओं का निदान करेंगे। कॉल असाइड द स्टूडेंट्स इन चार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट टू गाइड द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स का जो आपने इंचार्ज किसी को बना रखा है समूह का, उसको आप बुलाएंगे और उसको ये कहेंगे कि बच्चों को गाइड करना ही। तो ये दोनों काम तो एक ही जैसे हुए, शिक्षक बुलाए चाहे उनका कौन बुलाए, इंचार्ज। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक्स, यहां तक तो सही है, शांति से शिक्षक गलतियों को नोट डाउन टेक डाउन करेगा, लिखेगा, एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास आफ्टर द एयरिंग, और तुरंत बाद ही आरटी प्रोवाइड कराएंगे, नहीं कराएंगे, तुरंत बाद उनको आरटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तुरंत बाद आरटी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, क्योंकि आरटी से पहले बच्चे को डायग्नोस भी करते हैं। डायग्नोस कब करते हैं, जब बच्चे को आप डिस्कस करते हैं, जब बच्चे को आप डिस्कस करेंगे तभी बातें निकल के आती हैं कि इसको समस्या कहां है। अब आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज टॉट इज नॉट, जो पढ़ाया जाता है वो नहीं होता व्हाट इज लर्न्ड, जो सीखा जाता है। क्यों, मतलब जो पढ़ाया जाता है वो का वो ही नहीं सीखा जाता, क्यों। ए टीचर और लर्नर कैन नेवर फुली मास्टर एनी डिसिप्लिन, गलत। शिक्षक अथवा अधिगमकर्ता कभी भी किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी क्षेत्र में फुली मास्टरी नहीं कर सकते, गलत। स्टूडेंट्स पे अटेंशन ड्यूरिंग इनफॉर्मल डिस्कशन, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं जब अनौपचारिक डिस्कशन यानी कि चर्चाएं करते हैं, जब आपस में बातचीत करते हैं। इसका प्रभाव है क्या, ये जो सिखाया जाता है वो बच्चे नहीं सीख रहे, इसलिए नहीं सीख रहे हैं क्या। टीचर्स सोशियो इकोनॉमिक लेवल में डिफर वाइडली फ्रॉम द स्टूडेंट्स, गलत। भाई शिक्षक का सामाजिक आर्थिक जो स्तर है वो बच्चों के सामाजिक आर्थिक स्तर से अलग है, तो शिक्षक का आर्थिक स्तर बच्चे के अधिगम को बाधित नहीं करता है। स्टूडेंट्स possess different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds, this is the correct answer। बच्चे क्या है, विभिन्न योग्यताएं रखते हैं, अलग अलग उनका व्यक्तित्व होता है और अलग अलग बैकग्राउंड बोले पृष्ठभूमि से वो आते हैं, तो ये चीजें अफेक्ट करती हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पीच हैबिट्स, सवाल को ध्यान से पढ़ें। करेक्ट स्पीच हैबिट्स यानी कि बिल्कुल सही बोलने की जो आदत है, कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू, सबसे ज्यादा प्रभावी किसके माध्यम से विकसित की जाती है, प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस, नो। प्रोनंसिएशन प्रैक्टिस में तो आप क्या करेंगे, केवल शब्दों का उच्चारण करके सीख लेंगे, तो उससे बोलना नहीं आ जाएगा, केवल उच्चारण करने मात्र से। उच्चारण तो आप भी बहुत अच्छा करते हो, मैं भी बहुत अच्छा करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलना आ गया। वखेब का अगर आप अभ्यास करें, शब्दकोश का ही अभ्यास करें, नहीं। डिक्टेशंस बोले सुरतिलेख लिखें, तो नो। क्विजीज, जितना ज्यादा बच्चों को आप डिस्कशन करवाएंगे, जितना ज्यादा आप क्विजीज क्या करवाएंगे, क्विजीज क्या करवाएंगे आप मतलब बच्चों को देंगे,
क्विज करने का बच्चे को अपॉर्चुनिटी देंगे, जितना ज्यादा उसको अवसर देंगे। क्विज का मतलब है ऐसे, क्विज एक तरह का कंपटीशन होता है जिसमें आमने सामने पार्टिसिपेंट्स बैठते हैं, सवाल पूछे जाते हैं और उनमें से वो जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन छात्रों आपका है, आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन, यानी कि कहानी पढ़ाने के एक सत्र के बाद द लर्नर्स आर आस्क्ड, बच्चों से पूछा जाता है टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कि भाई इस कहानी का जो अंत है ना उसको आप अपने हिसाब से ही बदलो। अब कहानी के अंत में मैंने तो ये कहा कि भाई अंत में शेर ने क्या है, चूहे को धन्यवाद दिया। अब आप एक काम करो, कहानी का जो एंड है ना उसको चेंज करो। अब तो दिस विल हेल्प द लर्नर्स, इससे बच्चे को क्या मदद मिलेगी, अंडरस्टैंड ग्रामर बेटर, नहीं, कहानी का एंड आपको चेंज करना है। डिवेलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल्स, नो, इवेलुएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, शिक्षक की जो क्या है वास्तविकता है उसको, उसका मूल्यांकन करने में मदद करेगी, नहीं। बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, यानी कि कल्पनाशील और सृजनात्मक बनने में मदद करती है। अगर किसी कहानी का बच्चे एंड चेंज कर देते हैं, कहानी का जो इनिशियल पार्ट होता है अगर वो उसको बदलने की क्षमता रखते हैं, तो इसका मतलब दे आर हाईली इमेजिनेटिव एंड हाईली क्रिएटिव। अगला क्वेश्चन छात्रों आपका, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, यानी कि जब भी कोई बच्चे को भूमिका अदा करने का कार्य दिया जाता है तो उसका प्राइमरी सबसे पहला उद्देश्य क्या है, टू इवेलुएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल बच्चे का काम नहीं है, बात यहां चल रही है रोल प्ले करने की। जब बच्चा रोल प्ले करता है तो रोल प्ले करवाने के पीछे सबसे बड़ा और प्राइमरी यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन करना, संवाद लेखन शैली का, नहीं। तो बच्चा लिख नहीं रहा है, बच्चा बोल रहा है डायलॉग। टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, यानी कि बच्चे की पढ़ने की जो आदत है उसका विकास, तो पढ़ा कहां रहे हैं आप, उससे रोल प्ले करवा रहे हैं। टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, नो, हालांकि सही है लेकिन पूछा गया प्राइमरी सबसे पहला क्या है, टू इंप्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बच्चे की भाषाई दक्षता का आप क्या कर रहे हैं, सुधार। When young learners are asked to read a text silently, जब बच्चे से, छोटे बच्चे से ये कहा जाता है कि इस टेक्स्ट को या पाठ अध्याय को शांति से पढ़ लो, तो दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड, तो उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए क्या, टू स्टॉप रीडिंग वेन एवर दे एनकाउंटर, कि भाई पढ़ना बंद कर देना जब आपका सामना हो जाए किससे, कठिन शब्दों या शब्द समूहों से, नहीं। बंद क्यों होना है, पढ़ते रहना है। टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड विद कॉम्प्रिहेंशन, टू पे स्पेशल अटेंशन टू ग्रामर आइटम्स यूज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, नो, केवल आप खास ध्यान दें ग्रामर पे, अर्थ समझ में आए या नहीं आए। टू रीड फास्ट इवन इफ दे डोंट कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग, तो कोई भी मास्टर इतना बावड़ा नहीं जो बच्चों को ये कहता है कि भाई फास्ट पढ़ना है, समझ में आया चाहे नहीं आए, तो पढ़ क्यों रहे हैं हम, समझने के लिए। टू इन्फर द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट एंड रीड विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि टेक्स्ट में जो आपको नए शब्द दिए गए हैं उनको ध्यान पूर्वक पढ़ना और वो भी समझते हुए पढ़ना, ये इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिया जाना चाहिए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं इजाजत चाहता हूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभान्वित करने के लिए चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसका लाभ सब तक पहुंचाएं। और आगे ये है कि नेक्स्ट जो क्लासेस हैं इसके बाद एक टेस्ट आपका और लूंगा मैं, और इस टेस्ट के बाद में डायरेक्ट एक टेस्ट आपका 20 तारीख को लेकर के आएंगे और उसको संभवतया लाइव लेकर के चलेंगे टेस्ट को। और फिर आपको यहाँ बीच के जो दिन बच गए अपने पास उसमें चैप्टर वाइज आपको डिटेल में यहां से सारी चीजें बताई जाएंगी, हर चैप्टर में कितनी बारीकियां हैं, चाहे वो लिटरेचर का पार्ट हो, चाहे वो मेथड का पार्ट हो, चाहे वो आपके फोनेटिक्स का पार्ट है, या फिर वो आपका ग्रामर का पार्ट है, चाहे वो फेलेसी है, एग्रीमेंट है, कंजंक्शन है, मॉडल्स है,
उन सब को आपको डिटेल में यहाँ पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस डिजाइन हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।